हेलो एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सब लोगों का इस वीडियो लेक्चर सीरीज में, जिसके माध्यम से हम आपको इंग्लिश ग्रामर सिखाने का प्रयास कर रहे हैं। दिस इज अ सीरीज विच इज केटरिंग टू नीड्स ऑफ स्टूडेंट्स हु आर अपियरिंग फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस। आप मेरे बाईं तरफ देख सकते हैं कि एक ब्लैंक स्लाइड लगी हुई है जिसके ऊपर टॉपिक का नाम लिखा हुआ है प्रीपोजिशंस, और इस जैसा कि नाम में ही लिखा हुआ है आप समझ गए होंगे इस बात को कि दिस इज अ प्रेजेंटेशन ऑन प्रीपोजिशंस। सो बिफोर वी स्टार्ट द प्रेजेंटेशन आई वुड लाइक टू टेल यू समथिंग अबाउट दिस प्रेजेंटेशन। पहली स्लाइड जब आपके सामने आएगी तो आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड पे मेरे ये एक ब्लैंक स्लाइड है। जब इसको आगे हम करेंगे तो प्रीपोजिशन के बारे में कुछ एक जानकारी से हम लोग स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले तो हम आपको लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स बताएंगे। अगर आप किसी चीज के ऑब्जेक्टिव्स को समझ जाएं तो फिर उस चीज को क्रमगत तरीके से, सिस्टमैटिक तरीके से फॉलो करने में बहुत आसानी होती है। तो द फर्स्ट जो स्लाइड आपके सामने है उसमें लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स है। हियर वी गो। आप देख सकते हैं पहली चीज लिखी हुई है मीनिंग एंड फंक्शंस। आप अगर इस शब्द को देखें प्रीपोजिशन, इस शब्द के मीनिंग को अगर आप समझ पाएंगे, अगर इस वर्ड को आप दो पार्ट्स में कंसीडर करके देखें, एक तो है प्री और दूसरा है पोजीशन, यानी वो चीज जो पोजीशन में पहले आए और एक खास फंक्शन को परफॉर्म करे, तो उसका मीनिंग क्या है और उसका फंक्शन क्या है, ये हम इस प्रेजेंटेशन के सब्सिक्वेंट स्लाइड्स में देखेंगे। दूसरी चीज टाइप्स या ये दो चीजें रिपीट हो गई हैं। आप देख सकते हैं यहां पर ये इस स्लाइड में एक पॉइंट है जिसे हम यहीं पे पॉइंट आउट करना चाहते हैं। टाइप्स दो बार लिख दिया गया है, बात वही है। हम प्रीपोजिशंस के टाइप्स को आपको बताएंगे इस प्रेजेंटेशन में। अब टाइप्स को अगर आप समझ जाते हैं तो थोड़ी मदद मिल जाती है। हालांकि प्रीपोजिशंस के टाइप्स को जानना, कितने प्रकार के होते हैं, कितनी कैटेगरीज होती हैं, इसका इस बात से कोई मतलब नहीं है कि आप प्रीपोजिशन का इस्तेमाल कैसे करते हैं, सही करते हैं अथवा गलत करते हैं, क्योंकि प्रीपोजिशंस के इस्तेमाल को आप डे टू डे लैंग्वेज में थोड़ा सा सावधानी बरत करके इंप्रूव कर सकते हैं। किसी लेक्चर में कुछ एक प्रीपोजिशन को मगअप करके थोड़ी मदद तो मिलती है, मगर अगर आपकी रीडिंग हैबिट कमजोर है तो विश्वास कीजिए कि आपका प्रीपोजिशन में उतनी बढ़िया परफॉर्मेंस नहीं होगी। जो लोग रीड करते हैं, जो लोग नेचुरली रीड करने के आदी होते हैं, जो इंग्लिश लैंग्वेज के टेक्स्ट को ज्यादा पढ़ते हैं, उनके प्रीपोजिशंस ऑटोमेटिकली तेज होते हैं। लेकिन इस स्लाइड में हम कुछ एक तरीके बताएंगे, कुछ टिप्स बताएंगे, कुछ एक रूल्स बताएंगे, जिसके माध्यम से आप प्रीपोजिशन के ज्ञान को आप इंप्रूव कर सकते हैं और एग्जाम ओरिएंटेड तैयारी आपकी क्या होगी उसके बारे में भी फोकस किया जाएगा। नंबर 3 पे, एक्चुअली ये दो रिपीट हुए हैं तो ये नंबर 3 ही होगा। रूल्स एंड एरर्स। आम भाषा में, डे टू डे लैंग्वेज में प्रीपोजिशंस के इस्तेमाल को लेकर के हिंदुस्तानी लोग थोड़ी गलतियां करते हैं। कुछ एक बहुत ही नजदीकी मामले होते हैं जहां ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनके उच्चारण लगभग सेम होते हैं, या उनके इस्तेमाल को लेकर के छोटी मोटी सावधानियां बरतनी होती हैं। उन सब के बारे में बात करेंगे। तो ये कॉम्प्रिहेंसिव प्रेजेंटेशन है, इसको हम आगे बढ़ाते हैं। सेकंड स्लाइड पे जाते हैं। विल स्टार्ट विद द मीनिंग एंड फंक्शंस। प्रीपोजिशन क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है, क्या कार्य करता है, वो सारी चीजें हम उसी से स्टार्ट करते हैं। तो हियर वी गो। स्लाइड को नेक्स्ट पार्ट को हम इसे फॉरवर्ड करते हैं। आप देख सकते हैं यहां पर एक जो आपके सामने 3 लाइनों में सफेद रंग से लिख के आ रहा है, दैट्स अ डेफिनेशन। एक स्मॉल डेफिनेशन है जिसको हमने जो है यहां पर लिखा है। मेरे साथ आप इसे पढ़ेंगे तो इस डेफिनेशन में जो बात लिखी हुई है उसको आप समझ पाएंगे। मैं इसे पढ़ता हूं। अ प्रीपोजिशन इज अ वर्ड प्लेस्ड बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन। देखिए क्या लिखा हुआ है, इट्स अ वर्ड प्लेस्ड बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन। प्रीपोजिशन एक ऐसा वर्ड है जिसे किसी नाउन या प्रोनाउन से के पहले रखा जाता है, टू इंडिकेट द नाउन ऑब्लिक प्रोनाउंस रिलेशन विद समथिंग एल्स। यानी प्रीपोजिशन एक शब्द है जिसे मैं थोड़ा सा यहां एक ग्राफिकली बता दूं, नाउन या प्रोनाउन से पहले उसे रखा जाता है, और ये प्रीपोजिशन इस नाउन या प्रोनाउन का किसी अन्य चीज से, किसी समथिंग एल्स, कोई और चीज से जो संबंध है वो डिटरमाइन करने का काम करता है। तो प्रीपोजिशन एक प्रकार का वर्ड है जो रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करता है, जिसके साथ वो लगा हुआ है। प्रीपोजिशन के साथ जो नाउन या प्रोनाउन लगा होता है उसे हम आमतौर पे ऑब्जेक्ट कहते हैं। Therefore, definition ये हुई कि a preposition is a word that is placed before an object to establish the relation of the object with something else, किसी अन्य चीज से। डेफिनेशन का कोई बहुत महत्व नहीं है, इस्तेमाल नेचुरल फ्लो में होना चाहिए।
जितना ज्यादा जो व्यक्ति पढ़ा होता है उतना ही ज्यादा उसके प्रपोजिशन में शुद्धता देखने को मिलती है, प्रपोजिशंस के इस्तेमाल में उससे गलतियां कम होती हैं। तो आगे देखते हैं इस डेफिनेशन को, तो हम यहां से रिमूव करते हैं, विल कैरी फॉरवर्ड, और देखते हैं इस डेफिनेशन के बाद इसमें और क्या बात आई है स्लाइड के नेक्स्ट पार्ट में। हमने इस स्लाइड में कुछ एक बातें एग्जांपल्स के रूप में लिखी हुई हैं आपके सामने, ताकि आपको जो है प्रपोजिशन को एग्जांपल के माध्यम से समझाया जा सके। कंसिडर द फॉलोइंग सेंटेंसेस, आपसे कहा जा रहा है कि निम्न सेंटेंसेस को, जिनको हमने यहां पे बुलेट टेक्स्ट के माध्यम से आपके सामने पेश किया है, इनको जरा ध्यान से देखें। द बॉल इज अंडर द टेबल। अब यहां पर आप देख सकते हैं कि ये बॉल, एक वर्ड को हमने जो है अंडर जो वर्ड है उसको हमने येलो में लिख के रखा हुआ है, और यहां पर ये जो वर्ड है ये टेबल एक प्रकार का नाउन है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो वर्ड अंडर है वो एक नाउन से पहले लगा हुआ है, और इस नाउन का संबंध किसी अन्य चीज से, और हमारे एग्जांपल में वो अन्य चीज क्या है, बॉल है। तो बॉल और टेबल के बीच के संबंध को, रिलेशन को एक्सप्रेस करने का काम जो वर्ड करता है वो यहां पर प्रपोजिशन है, अंडर यहां पर प्रपोजिशन। आगे एक और एग्जांपल देख सकते हैं, ही जंप्ड इनटू द वेल। वेल से पहले रखा गया है, ये जो वर्ड वेल है, वेल से पहले यहां पर ये वर्ड लिखा हुआ है इनटू द वेल, यानी वो व्यक्ति जिसके बारे में बात कही जा रही है, ही जिसे कहकर संबोधित किया गया है, उसने जंप लगाई है, उसने छलांग लगाई है वेल के अंदर, यानी कि कुएं के अंदर। तो इनटू और अंडर यहां पर वो शब्द हैं जो रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करने का काम कर रहे हैं, इस वजह से हम इन्हें प्रीपोजिशन कह सकते हैं। आगे देखते हैं, बिसाइड्स लुक एट द फॉलोइंग एग्जांपल्स। इसके अतिरिक्त निम्न एग्जांपल्स को भी देखें। और क्या एग्जांपल दिया हुआ है, आई गेव हिम अ पेन टू राइट, आई गेव हिम अ पेपर टू राइट। यहां पर दो शब्द दिए गए हैं, दो सेंटेंस दिए गए हैं, सॉरी, आई गेव हिम अ पेन टू राइट एंड आई गेव हिम अ पेपर टू राइट। अब जरा इसके हिंदी तर्जुमे को समझने का प्रयास करते हैं। अनुवाद अगर किया जाए तो इसका मतलब हुआ कि साहब मैंने उसको एक पेन दिया कि आप पेन से लिखिए, और दूसरी बात हमने कहा कि आई गेव हिम अ पेपर टू राइट, मैंने उसको एक पेपर दिया और कहा कि पेपर पर लिखिए। तो पेन से लिखिए और पेपर पर लिखिए, ये रिलेशनशिप कौन सा वर्ड एस्टैब्लिश करता है? आप देखिए दोनों सेंटेंस में आई गेव हिम ए टू राइट सब लगभग बराबर है। पेन से लिखना है और पेपर पर लिखना है, ये एस्टैब्लिश किया जाना अभी बाकी है, और इसको एस्टैब्लिश करने के लिए आपको यहां पर एक वर्ड एक्स्ट्रा डालना पड़ेगा। जैसे आई गेव हिम अ पेन टू राइट, अगर मैं यहां पे लिख दूं विद, टू राइट विद, एंड आई गेव हिम अ पेपर टू राइट ऑन, तो ये जो दो शब्द हैं, एक तो विद और एक तो ऑन, ये प्रपोजिशंस हैं और ये रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करने का काम करते हैं। तो आप देख सकते हैं प्रपोजिशन को जो है उसकी कोई पोजीशन फिक्स नहीं है कि वो हमेशा बीच में ही आएगा, वो बाद में भी आ सकता है, वो चाहे तो सेंटेंस में पहले भी आ सकता है। तो ये छोटी मोटी जानकारी से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, प्रपोजिशन के मतलब को समझ चुके हैं। आगे देखते हैं हमारे पास स्लाइड में क्या है। नेक्स्ट स्लाइड में जो चीज आपके सामने है वो है फंक्शन के बारे में बताना कि प्रपोजिशन क्या क्या फंक्शन परफॉर्म कर सकता है। कुछ एग्जाम्पल हमने लिए हैं कि प्रपोजिशन से क्या क्या कार्य हो सकते हैं या क्या फंक्शन हो सकते हैं, उसके बारे में बात की जा रही है। देखते हैं, अ प्रपोजिशन कैन परफॉर्म सेवरल फंक्शंस, अ प्रपोजिशन कैन परफॉर्म सेवरल फंक्शंस, कई एक कार्य कर सकता है। इट कैन गिव यू इंफॉर्मेशन अबाउट द फॉलोइंग, वो निम्न के बारे में आपको सूचना देता है, यानी जो चीजें लिखी हुई हैं यहां पर ये कैटेगरीज बनाई हुई हैं, 6 कैटेगरीज हमने बना रखी हैं, और भी कैटेगरीज हो सकती हैं। इस प्रकार से वो आपको एक्स्ट्रा जानकारी देता है निम्न चीजों के बारे में। देखते हैं किन किन चीजों के बारे में बताता है। सबसे पहली चीज प्लेस। अब कोई व्यक्ति किसी स्थान पे, ऑब्जेक्ट किस जगह पर प्लेस्ड है, किस जगह पर वो अवस्थित है, किस जगह पर वो रखा गया है, इसके बारे में जानकारी आपको पता लग जाती है प्रपोजिशन से। जैसे अगर मैंने कहा द बॉय इज स्टैंडिंग बिटवीन हिज फादर एंड अंकल, यानी फादर और अंकल के बीच में खड़ा है, तो बिटवीन यहां पर उसकी पोजीशन को बता रहा है। बिफोर यानी पहले, बिहाइंड यानी पीछे, इन फ्रंट ऑफ, ये सारे शब्द जो हैं आप देख सकते हैं, अराउंड हुआ, अलोंग हुआ, ओवर हुआ, ये सारे जो शब्द हैं प्लेस की पोजीशन को एस्टैब्लिश करने का काम करते हैं, यानी जगह के बारे में पता लग जाता है कि साहब किसी की पोजीशन कहां है, किस स्थान पर अवस्थित है,
ये प्रीपोजिशन बता सकता है। और क्या जानकारी दे सकता है? दूसरा वर्ड हमने लिखा है एजेंसी, ब्रैकेट में इंस्ट्रूमेंटैलिटी, यानी वो इंस्ट्रूमेंट क्या है, वो इंस्ट्रूमेंट कौन सा है जिसके माध्यम से कार्य किया जा रहा है। यहां पर विद हुआ, बाय हुआ, ये जो शब्द है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि आई डिड दिस जॉब विद एन एरो, मैंने एरो के साथ एक काम किया। आई का दिस जॉब वाज डन बाय दैट पर्सन, उस व्यक्ति के द्वारा ये काम किया गया। तो इंस्ट्रूमेंटैलिटी के बारे में ये जानकारी देने का काम करता है। कौन है वो जो एजेंट जो इस काम को कर रहा है। आगे पोजीशन, किसी चीज के अधिकार के बारे में, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं ऑफ के बारे में कहूं, बाय के बारे में कहूं, विद के बारे में कहूं, तो ये पोजीशन दिखाने का काम करते हैं। और है बहुत सारे एग्जांपल है। टाइम, जैसे मैंने कहा दिस वाज डन ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ मिसेस इंदिरा गांधी, या दिस वाज डन आफ्टर ही बिकेम द प्राइम मिनिस्टर। आफ्टर हुआ, बाय हुआ, फ्रॉम हुआ, ये वो शब्द हैं जो टाइम को इंडिकेट करने का काम करते हैं। और है मैनर, कॉज, बहुत सारी चीजें, जैसे कॉज को ही वॉज सफरिंग फ्रॉम फीवर, ही वॉज डाउन विद फीवर, कॉज को दिखाने का काम करते हैं। तो बहुत सारे काम ये प्रीपोजिशंस परफॉर्म करते हैं। ये सारी चीजें अगर आपकी रीडिंग हैबिट है तो आपको प्रीपोजिशन को पिकअप करने की आदत बन जाती है। और जितना इंटरेस्ट से, जितने चाव से आप पढ़ते हैं चीजों को, उतना ज्यादा आप प्रीपोजिशन में इंप्रूव करते हैं। रीडिंग इज द की, रीडिंग एंड प्रैक्टिस इज द की। अब प्रैक्टिस आप कैसे कर सकते हैं? कोई कहेगा कि साहब हम प्रीपोजिशन पर कैसे इंप्रूव कर सकते हैं? तो प्रीपोजिशन पे इंप्रूव करने का एक तरीका यह हो सकता है कि साहब आप टेक्स्ट को उठाएं, और टेक्स्ट का मतलब कोई आर्टिकल उठा लें या कोई रिटन मटेरियल उठा लें। मटेरियल इस प्रकार का चुने जो आपको समझ में आए, अपने लेवल के अकॉर्डिंग मटेरियल अपनाएं। ऐसा नहीं कि आप बिगिनर लेवल पर हैं और आप कोई इकोनॉमी पर बेस्ड आर्टिकल उठा लेंगे तो उसमें प्रीपोजिशंस बहुत टफ होंगे। आप अपने लेवल के अनुसार एक आर्टिकल को उठाएं या एक स्टोरी को उठाएं और आप उसको पढ़ते हुए चले जाएं, और सबसे पहले तो उन शब्दों को जिनको आप प्रीपोजिशन कहते हैं आप आइडेंटिफाई करें और उनको मार्क करें। मार्क करने के बाद आप उसी पेपर में उनको क्या कर दें, सर्कल कर दें, इनसर्कल कर दें, वहां पर इस तरह कर दें कि वो आपको दिखे ना। पहली बार रीडिंग में आप उसको पढ़ें और प्रीपोजिशन को एलिमिनेट करते जाएं, वहां पे काटते हुए चले जाएं, और काटने के बाद आप उस प्रीपोजिशन को जैसे जैसे आप काटें, एलिमिनेट करें, उसे किसी पेपर पे नोट भी कर लें। नेक्स्ट टाइम जब आप पढ़ें तो उस टेक्स्ट को बिना प्रीपोजिशन के पढ़ें, यानी जहां जहां पे प्रीपोजिशन लिखा हो उसको आप क्या करके पेंसिल से या पेन से काट के रखें ताकि वो आपको नजर ना आए। और पढ़ते समय आप अपने मन से रैंडमली प्रीपोजिशन लगाने का प्रयास करें, और बाद में जो प्रीपोजिशन आपने लिख के रखे थे उससे आप आंसर मिलाएं अपने। आप पाएंगे कि आप 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, हर दूसरे तीसरे दिन ये करेंगे तो 10-15 दिन में आपको एहसास होगा कि आप प्रीपोजिशन के लिए आपकी नेचुरल इंक्लिनेशन और आपकी नेचुरल इंस्टिंक्ट बढ़ती जा रही है। और ये जो इंस्टिंक्ट फैक्टर है ये प्रीपोजिशन को बढ़ाता है। टीचर की मदद से ज्यादा स्वयं की मदद, टीचर से मदद प्राप्त करने से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी मदद करें, रेगुलर रीडिंग की हैबिट डालें। मैं इस स्लाइड को आगे बढ़ाता हूं, और कुछ चीजें हैं जो इस प्रेजेंटेशन के माध्यम से हम आपको बताना चाहते हैं। पोजीशन ऑफ द प्रीपोजिशन, हम इसके बारे में पहले भी बात कर चुके हैं कि प्रीपोजिशन को कहां प्लेस किया जाना चाहिए। मीनिंग तो आप समझ गए कि साहब ये एक ऐसा वर्ड होता है जो नाउन या प्रोनाउन के साथ लग करके उस पर्टिकुलर नाउन या प्रोनाउन के संबंध को स्थापित करता है किसी अन्य चीज से, रिलेशन एस्टैब्लिश करता है। ये तो मीनिंग आप समझ गए। फंक्शन भी हमने आपको बता दिया कैसे कैसे वो काम करता है। अब उसकी पोजीशन के बारे में बात करेंगे। जैसे आप देख सकते हैं, प्लेस द प्रीपोजिशन इन द एंड इफ द ऑब्जेक्ट इज एन इंटरोगेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव प्रोनाउन। यानी आप देख सकते हैं कि यहां पर आप प्रीपोजिशन को जरूरत पड़ने पर अंत में भी रखा जा सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, व्हाट आर यू प्रिपेयरिंग फॉर, ये एक प्रश्न है, जब किया गया तो यहां पर देख सकते हैं अंत में प्रीपोजिशन आ गया। आप देख सकते हैं, विच ऑफ द बॉयज डिड यू स्पीक टू, यहां पर टू क्या है, प्रीपोजिशन है, अंत में आ गया, बाद में आ सकता है। इसमें कोई ऐसी कोई जो है हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि प्रीपोजिशन बीच में ही आएगा। यहां पर आप कई एग्जांपल दे रखे हैं, प्लेस द प्रीपोजिशन। आप इन रूल को, अगर आप रूल तो नहीं कहेंगे, हम एग्जांपल कहेंगे इनको। देखिए क्या लिखा हुआ है, प्लेस द प्रीपोजिशन इन द एंड इफ द ऑब्जेक्ट इज एन इंटरोगेटिव प्रोनाउन। अगर इंटरोगेटिव प्रोनाउन ऑब्जेक्ट का फंक्शन कर रहा है, व्हाट आर यू प्रिपेयरिंग फॉर, तो अंत में रखिए। एक और चीज, प्लेस द प्रीपोजिशन इन द एंड इफ द रिलेटिव प्रोनाउन इज हिडन। अगर रिलेटिव प्रोनाउन हिडन हो,
अब रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है वो हम आपको प्रोनाउन के लेक्चर्स में बता चुके हैं। मैं थोड़ा सा जानकारी दे दूं कि ऐसे शब्द जो रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करें एंटीसीडेंट के साथ, ऐसे प्रोनाउंस जो किसी एंटीसीडेंट को रेफर करें, एंटीसीडेंट यानी पूर्ववर्ती, ऐसी कोई घटना जो पहले घट चुकी हो या ऐसी कोई वस्तु जो पहले से विद्यमान हो जिसके बारे में आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप उसके बारे में जानकारी रखें, उसको रेफर करने वाले वर्ड को हम रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। जैसे कि दैट, जैसे कि हु, जैसे कि whom, जैसे कि which, ये रिलेटिव प्रोनाउंस है। तो यहां पर देख सकते हैं कि अगर सेंटेंस में रिलेटिव प्रोनाउन हिडन है तो आपको प्रीपोजिशन को लास्ट में प्लेस करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज द बॉय आई स्पोक टू। अब यहां पर दैट हिडन है, दैट आई स्पोक टू होना चाहिए था, लेकिन अगर दैट नहीं है तो फिर आपको रिलेटिव प्रोनाउन की हिडन मीनिंग को उबारने के लिए आपको यहां पे टू को बाद में रखना चाहिए। एक और एग्जांपल हम दे रहे हैं, प्रीपोजिशंस में आल्सो बी प्लेस्ड इन द बिगिनिंग। प्रीपोजिशन को आप सेंटेंस के ठीक शुरुआत में भी रख सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं, बिटवीन यू एंड आई दिस प्रॉपर्टी कैन बी डिवाइडेड। यहां पर दो, आप देख सकते हैं कि यहां पर दो ऑब्जेक्ट्स हैं, एक तो यू है और एक तो क्या है, आई है। इन दोनों को जोड़ने का काम कर रहा है एंड यहां पर जोड़ने का काम कर रहा है। जोड़ना मतलब सिर्फ जोड़ना, वो संबंध स्थापित नहीं कर रहा है। संबंध स्थापित करने का काम कर रहा है बिटवीन। बिटवीन इज द वर्ड दैट इज एस्टैब्लिशिंग अ रिलेशनशिप बिटवीन यू एंड आई। तो यहां पर बिटवीन प्रपोजिशन है और आप देख सकते हैं जरूरत पड़ने पर प्रपोजिशन बाद में भी आ सकता है और शुरुआत में भी आ सकता है और बीच में भी आ सकता है। मकसद सिर्फ एक है, रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करना। आगे देखते हैं इस स्लाइड में, इस प्रेजेंटेशन में हमारे पास और क्या है, काइंड्स ऑफ प्रपोजिशन। कितने प्रकार के प्रपोजिशन हो सकते हैं। प्रपोजिशन के टाइप्स को जानना या उसके प्रकारों को जानना, उसे काइंड ऑफ प्रपोजिशंस, आप उसके बारे में जानकारी अगर आपको जो है तो ठीक है, नहीं भी है तो नोइंग अबाउट द टाइप्स डज नॉट हेल्प इन एनी वे इन योर नॉलेज ऑफ प्रपोजिशन। ये सिर्फ डेफिनेशन के माध्यम से है। सिंपल प्रपोजिशन, कंपाउंड प्रपोजिशन, फ्रेज प्रपोजिशन, पार्टिसिपल प्रपोजिशन, ये डेफिनेशंस हैं, ग्रामर की किताबों में दी गई हैं। आपसे किसी एग्जामिनेशन में इन डेफिनेशंस के बारे में कोई जानकारी नहीं दी जाती और ना ही इनसे रिलेटेड कोई रूल है कि हम इसके ऊपर टाइम दें। तो हम पहले ही ये हमने लिख के रखा है, नॉट आस्क्ड इन द एग्जाम, प्लीज डू नॉट मग अप। इन्हें याद करने का प्रयास ना करें। आपको पुस्तक में भी लिखे हुए हैं तो आप देख लें एक बार सरसरी निगाह से, उसको लेकर के आगे बढ़ गए। ठीक है, चलिए हम भी आगे बढ़ते हैं। विल मूव फॉरवर्ड। अब लिखा हुआ है यूज ऑफ कॉमन प्रीपोजिशंस। सामान्य तौर पर, आम तौर पर हम प्रीपोजिशंस के इस्तेमाल कैसे करते हैं। वे प्रपोजिशन जो आम जीवन में हम डे टू डे लाइफ में इस्तेमाल करते हैं, उनके इस्तेमाल में क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। और हम इस प्रेजेंटेशन में दो एग्जांपल ले रहे हैं, मतलब एक टाइम में दो प्रपोजिशन या तीन प्रपोजिशन लेंगे और उनके बीच में इस्तेमाल में होने वाले अंतर और सावधानी के बारे में बात करेंगे। कॉमन, जो गलती के रूप में लोग करते हैं। पहला एग्जाम्पल बड़ा ही कॉमन एग्जाम्पल है, क्लीशेड एग्जाम्पल है, घिसा पिटा एग्जाम्पल है। आपने सुना होगा, कई जगह पे सुना होगा, स्कूल लेवल पे सुना होगा, पढ़ते समय सुना होगा, बट स्टार्ट हम छोटे एग्जांपल से ही कर रहे हैं। बिटवीन एंड अमंग, हम अक्सर बिटवीन का इस्तेमाल करते हैं, हम अक्सर अमंग का इस्तेमाल करते हैं। तो कहां पे बिटवीन का इस्तेमाल करना चाहिए और कहां पर अमंग का इस्तेमाल करना चाहिए, बात बड़ी सिंपल है। बिटवीन का इस्तेमाल आप वहां पे करें जहां पर बिटवीन का इस्तेमाल आप वहां पे करें जब आपको बात करनी हो दो की, आप दो एंटिटीज की बात कर रहे हो, दो वस्तुओं की बात कर रहे हो या दो व्यक्तियों की बात कर रहे हो, तो फिर आपको जो है बिटवीन का इस्तेमाल करना चाहिए। और दो से अधिक का आप की बात कर रहे हैं, दो से अधिक को रेफर करने की बात कर रहे हैं, तो आपको बिटवीन का इस्तेमाल ना करके आपको इस्तेमाल करना चाहिए अमंग का। इस स्लाइड में देखते हैं सेंटेंसेस जो हमने लगा के रखे हुए हैं, उन सेंटेंसेस में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा। लेट्स सी। पहला जो मैंने यहां पे लिख रखा है, इसको पहले पढ़ लेते हैं। बिटवीन इज यूज्ड टू इंडिकेट टू एंटिटीज। बात बड़ी साफ है कि बिटवीन का इस्तेमाल आप दो के लिए करेंगे, टू एंटिटीज। और यहां पर क्या लिखा हुआ है, अमंग इज यूज्ड फॉर मोर देन टू। दो से अधिक है तो फिर आप किसका इस्तेमाल करेंगे, अमंग का। ये दोनों बातें। एग्जाम्पल, इसी बात को साबित करने के लिए एग्जाम्पल देखिए क्या लिखा हुआ है, स्वीट्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग राम एंड श्याम। और इस सेंटेंस के आगे साफ तौर पे हमने लिखा हुआ है कि साहब ये गलत है।
यहां पर प्रीपोजिशन जो लगा हुआ है अमंग, अमंग नाम का जो प्रीपोजिशन है उसका इस्तेमाल गलत किया गया है, क्योंकि बात यहां पर दो की चल रही है। एक व्यक्ति राम है, एक व्यक्ति श्याम है। यहां पर आप क्लियरली देख सकते हैं कि यहां पर आपको बिटवीन का इस्तेमाल करना चाहिए, आपको अमंग का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ठीक है, एग्जाम्पल हमने यहां पर देकर के बता दिया। बेहतर होता कि आप यहां पर अमंग के स्थान पर दोबारा लिखे दे रहे हैं, आप इस्तेमाल करते बिटवीन का। और दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं, स्वीट्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग राम एंड श्याम। ये वही सेंटेंस का करेक्ट फॉर्म है। ठीक है, आप देख सकते हैं यहां पर एक मिनट, स्वीट्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग राम एंड श्याम, ये करेक्ट किया जाना चाहिए था और इसको करेक्ट नहीं किया गया है। यहां पर भी बिटवीन आना था, ये एक एरर है। एक्चुअली लिखते समय पहले गलत सेंटेंस लिखा जाना था, फिर सही सेंटेंस लिखा जाना था और उसको सही किया जाना था, जो कि नहीं किया गया। यहां पर अमंग को आप जब भी रीड करें, इस स्थान पर आप थोड़ा सा रिवाइंड करके इस वीडियो को दोबारा देख सकते हैं, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। यहां पर अमंग नहीं बिटवीन आना था। आगे देखते हैं, स्वीट्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द स्टूडेंट्स। अब यहां पे फिर ये गलत है, क्योंकि स्टूडेंट्स हैं तो स्टूडेंट दो नहीं है, दो से अधिक हैं, साफ तौर पे है। तो यहां पर बिटवीन नहीं आएगा, यहां पर क्या आएगा, अमंग आएगा। सिंपल सी बात है जिसको हम समझाना चाह रहे थे कि साहब आपको बिटवीन का इस्तेमाल कैसे करना है और अमंग का इस्तेमाल कैसे करना है। तो ये चीज आपको क्लियर हो गई। वील मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड एंड सी हमारे पास क्या है। एक चीज, हाँ, जो चीज यहां पर एक येलो में हमने डाल दी है, ये जोन ऑफ कॉशन है। डिफरेंस इन द यूज ऑफ अमंग एंड अमंगस्ट। कई बार आपके सामने एक वर्ड आपको मिलता है अमंग और कई बार एक वर्ड मिलता है अमंगस्ट। दोनों में इस्तेमाल में अंतर क्या है? तो प्रैक्टिकल मॉडर्न यूसेज के हिसाब से देखा जाए तो अमंग और अमंगस्ट के इस्तेमाल में कोई बड़ा अंतर नहीं है। आजकल धड़ल्ले से अमंग का भी इस्तेमाल होता है और अमंगस्ट का भी इस्तेमाल होता है, इसमें कोई बड़ा डिफरेंस नहीं। लेकिन ट्रेडिशनल ग्रामर की पुस्तकें कहती हैं कि आपको जब कभी भी कोई वर्ड ऐसा मिले जिसकी शुरुआत किसी वॉल से हो रही हो, वॉवल या वॉल उच्चारण में अगर आपको समझ में ना आ रहा हो, VOWEL, AEIOU, ये वॉल्स हैं। इनसे पहले जब कभी भी आपको कोई प्रपोजिशन प्लेस करना हो और चुनाव करना हो अमंग और अमंग से, तो आपको जो है अमंग से बेहतर है कि आप क्या इस्तेमाल करें, अमंग्स का इस्तेमाल करें। जैसे अगर मैं यहां पर लिख देता, डिवाइड द स्वीट्स अमंगस्ट अस। अब आप देख सकते हैं यहां पर ये जो वर्ड लिखा हुआ है अस, US, अस की शुरुआत यू से हो रही है जो कि एक वॉल है, और उससे पहले अमंग से बेहतर होता कि हम क्या लगाते हैं, अमंग्स लगाते हैं। तो ये एक छोटी सी बात है जो जोन ऑफ कॉशन में हम कह रहे हैं कि अमंग्स का इस्तेमाल आप उन शब्दों से पहले करें जिनकी शुरुआत वॉल से हो रही है, जिन्हें आप जानते हैं कि अगर शब्द की शुरुआत ए से हो रही है, ई से हो रही है, आई से हो रही है, ओ से हो रही है या यू से हो रही है, जैसे कि इस एग्जांपल में अस, तो आपको अमंग से बेहतर क्या होगा कि आप अमंग्स का प्रयोग करें। इस बात को हम बढ़ाते रहे, इस स्लाइड को भी आगे बढ़ा रहे हैं। ये देखिए यहां पे डिवाइड द स्वीट्स अमंग अस, ये लास्ट में स्लाइड में हम लोगों ने इसे लिख भी दिया है ताकि आपको जो है स्पष्ट रूप से दिख जाए, इन केस आप हैंड रिटन ना समझ पा रहे हो। तो यहां पर ये कंप्यूटर टाइप टेक्स्ट भी आपके सामने मौजूद है। वील मूव फर्दर, नेक्स्ट स्लाइड पे हम जाते हैं, देखते हैं हमारे पास क्या है। एट एंड इन, अक्सर एट और इन, हालांकि एट और इन के और भी कई प्रकार से प्रयोग हैं, लेकिन एट और इन का विद रिस्पेक्ट टू अ सर्टेन प्लेस, यानी स्थान के संबंध में जब कभी भी हम इस्तेमाल करते हैं तो सावधानी ये बरतनी होती है कि अगर आप बात कर रहे हैं किसी बड़ी जगह के बारे में तो आपको वहां पर इनका प्रयोग करना चाहिए, और रिलेटिवली अगर छोटी जगह है तो आपको उसको रेफर करने के लिए एट का प्रयोग करना चाहिए। जैसे कि आप देख भी सकते हैं यहां पे क्या लिखा है, एट इज यूज्ड टू इंडिकेट रिलेटिवली स्मॉल प्लेसेस, और फिर लिखा हुआ है व्हाइल इन इज यूज्ड टू इंडिकेट बिगर प्लेसेस। जैसे मोहन लिव्स इन लक्ष्मी नगर एट दिल्ली। अब ये गलत है क्योंकि बात किसकी चल रही है, दिल्ली की चल रही है, जो कि क्या है, एक पर्टिकुलरली बड़ी जगह है। एट दिल्ली, लिव्स इन लक्ष्मी नगर एट दिल्ली, यहां पर एट नहीं आना चाहिए था, यहां पर क्या आना चाहिए था,
इन आना चाहिए था, इन दिल्ली। और यहां पर इन नहीं आना चाहिए था, यहां पर क्या आना चाहिए था, एट आना चाहिए था। तो उल्टी बात है, छोटी जगह लक्ष्मीनगर है तो एट लगाया, बड़ी जगह न्यू दिल्ली है तो इन लगाया। तो इसको यूं पढ़ा जाएगा, मोहन लिव्स एट लक्ष्मीनगर इन न्यू दिल्ली। ठीक है, आगे देखते हैं, इसका सही फॉर्म भी हम लोगों ने दे रखा है, देख सकते हैं इनकी जगह हम लोगों ने क्या कर दिया है, ऐड कर दिया है। और यहां देख सकते हैं ऐड के स्थान पर हम लोगों ने क्या कर दिया है, इन कर दिया है। तो ये एक अंतर है जिसको आपको देखना था। आगे देखते हैं, और किस चीज के इस्तेमाल को लेकर के हमने स्ट्रेस किया है, इन एंड इनटू। कहां पे हम इन का इस्तेमाल करेंगे और कहां पर हम इनटू का इस्तेमाल करेंगे, इन एंड इनटू। देखिए क्या लिखा हुआ, इन इज यूज्ड टू इंडिकेट थिंग्स एट रेस्ट। अगर कोई चीज, दोनों का ही मतलब अंदर होता है, किसी चीज के अंदर मौजूद होने के सेंस से है। अगर कोई चीज पहले से विद्यमान है किसी चीज के अंदर तो फिर हमको इन का प्रयोग करना चाहिए। और अगर किसी चीज में हमको मोशन का सेंस देना है, मूवमेंट का सेंस देना है, तो हमको वहां पर इन से बेहतर होगा कि हम किसका इस्तेमाल करें, इनटू का। अब देखिए इस सेंटेंस को क्या लिखा हुआ है, द बॉय जंप्ड इनटू द वेल। अब यहां पे द बॉय jumped in the well नहीं है, into the well, because there is a sense of motion involved in this sentence। व्यक्ति ने, लड़के ने कुएं के ऊपर खड़ा हुआ और वो कुएं में छलांग लगा रहा है। तो मोशन के एस्पेक्ट को, गति को यहां पे प्रदर्शित किया जा रहा है, इसलिए इन से बेहतर है into। लेकिन अगर मैं कहूं द बॉय इज into the room तो नहीं, वो गलत होगा। आपको कहना चाहिए द बॉय इज in the room। तो in और into में मोशन वाले एस्पेक्ट का अंतर है। आगे हम देखते हैं और कौन कौन से प्रपोजिशन हमारे सामने हैं, कॉमन प्रपोजिशन के इस्तेमाल। ये देखिए हमने लिखा हुआ है विद एंड बाय। विद और बाय का इस्तेमाल आमतौर पर हम लोग करते हैं, दिस वाज डन बाय हिम, दिस वाज डन। तो कैसे हम इसका इस्तेमाल करते हैं, अगर आपको विद और बाय का इस्तेमाल एक साथ करना हो तो सिंपल सी बात है, विद का इस्तेमाल हम करते हैं इंस्ट्रूमेंट को दिखाने के लिए, यानी वो माध्यम, वो जरिया जिसको यूज करके काम को किया गया। और बाय का इस्तेमाल उस एजेंट को दिखाने के लिए, एजेंट यानी कि वो कर्ता जिसने कार्य को संपादित किया है। यानी बाय इज यूज्ड टू शो द इंस्ट्रूमेंट, इज टू शो द एजेंसी, एजेंट, वेयर एज विद इज यूज्ड टू शो द इंस्ट्रूमेंट। आप देख सकते हैं यहां पर हमने लिख के भी बताया, बाय इज यूज्ड टू एक्सप्रेस द एजेंट। एजेंट का मतलब हुआ कि वो जो कार्य को कर रहा है, यानी एक्शन को परफॉर्म करने वाला। मैं यहां पे लिख देता हूं एक्शन और उसके बाद में लिख देता हूं परफॉर्मर। आप जब कभी भी आपको एक्शन परफॉर्म करने वाले व्यक्ति के बारे में बात करनी तो आप बाय से बात करें, और जब कभी भी आपको इंस्ट्रूमेंट के बारे में बात करनी है, यानी वो जरिया जिसके माध्यम से, वो टूल जिसके माध्यम से काम किया गया है, तो आप विद का इस्तेमाल करेंगे। आप सेंटेंस भी देख सकते हैं, रावण वॉज किल्ड बाय राम विद एन एरो। यहां पर अक्सर आपको एरर में सेंटेंस दे दिया जाएगा, रावण वॉज किल्ड बाय राम बाय एन एरो। तो अगर बाय लिखा हो तो काट दीजिएगा। आपको क्या कहना है, रावण वॉज किल्ड बाय राम विद एन एरो, क्योंकि विद दिखाता है इंस्ट्रूमेंट को और बाय दिखाता है एजेंट को। ठीक है, मैं इस पार्ट को रिमूव कर देता हूं, ये आपका बोर्ड एक बार फिर क्लियर हो गया। आगे देखते हैं, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, बिसाइड एंड बिसाइड्स। बिसाइड एंड बिसाइड्स को हम लोग देखते हैं कैसे कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। बड़ा ही लगभग ही ऐसा लगता है कि इसका उच्चारण लगभग मिलता जुलता है, बस केवल एस का अंतर है, लेकिन मीनिंग में एक बड़ा डिफरेंस है। बिसाइड का इस्तेमाल इस रिलेशन को एस्टेब्लिश करने के लिए किया जाता है कि कोई ऑब्जेक्ट किसी अन्य चीज के ठीक बगल में, एडजेसेंट पोजीशन पर विद्यमान है। और बिसाइड्स का इस्तेमाल किया जाता है इस बात को दिखाने के लिए कि आप जितनी बात कह रहे हैं उसके अतिरिक्त भी कोई और बात विद्यमान है। तो बिसाइड गिव्स यू अ सेंस ऑफ एडजेसेंट पोजीशन, एडजेसेंट मतलब बगल वाला, और बिसाइड्स इज यूज्ड टू एक्सप्रेस समथिंग एडिशनल, एडिशनल मतलब इसके अतिरिक्त वाला। ध्यान दीजिए, यहां पर मैं पॉइंट आउट फिर कर देता हूं, बिसाइड का इस्तेमाल किसके लिए, एडजेसेंट, बगल वाला। जैसे आप यहां पर मौजूद हैं, मान लीजिए आप ए हैं, तो आपके बिसाइड जो है वो कौन है, बी है, और बी के बिसाइड कौन है, सी है। तो ये एडजेसेंट पोजीशन को दिखाने के लिए यूं कहा जाएगा, ए इज सिटिंग बिसाइड बी, हु इज सिटिंग बिसाइड सी। तो ये बात बिल्कुल, आप पजल वगैरह कर रहे हो तो रीजनिंग में आपको बिसाइड वर्ड हो सकता है देखने को मिल जाए, एडजेसेंट पोजीशन दिखाया जा रहा है। और बिसाइड्स का मतलब होता है इसके अतिरिक्त। तो आप दोनों सेंटेंस में देख सकते हैं, यहां पे क्या लिखा हुआ है, रवि सैट बिसाइड हिज
एलिंग मदर। रवि सैट बिसाइड हिज एलिंग मदर। यहां पर रवि एक व्यक्ति है जो कि बैठा है, किसके बगल में बैठा है? बीमार मां, एलिंग मदर, बीमार मां के बगल में बैठा हुआ है। तो यहां पर बगल में बैठा हुआ है, उसके सिरहाने बैठा हुआ है, पैर के पास बैठा हुआ है अपनी मदर के, तो वो बिसाइड यहां पर इस्तेमाल करना। यहां पर लिखा है बिसाइड्स टीचिंग इंग्लिश आई टीच मैथ्स एंड जीए एज वेल। तो ये यहां पर एक व्यक्ति है, मान लीजिए इस एग्जांपल में मैं ही हूं, क्योंकि आई का इस्तेमाल किया है कि अंग्रेजी पढ़ाने के अलावा मैं जीए या मैथ्स भी पढ़ाता हूं। तो यहां पर बिसाइड के अतिरिक्त हम लोग यहां पर अतिरिक्त एडिशनल इंफॉर्मेशन लेने की बात की जा रही थी, इसलिए हमने बिसाइड से बेहतर हमने क्या इस्तेमाल किया? बिसाइड्स। ठीक है, तो आपने विद एंड बाय का इस्तेमाल देख लिया, अमंग एंड बिटवीन का इस्तेमाल देख लिया, एट एंड इन का इस्तेमाल देख लिया, इन एंड इनटू का इस्तेमाल देख लिया, और अब आपने बिसाइड एंड बिसाइड्स का भी इस्तेमाल देख लिया। लेकिन जितने प्रपोजिशन इस वीडियो लेक्चर में आपको बताए जा रहे हैं, केवल उतने से काम नहीं चलेगा। मैं ये चौथी बार इस लेक्चर के माध्यम से आपको बता रहा हूं कि प्रीपोजिशन में आप तभी समृद्ध हो सकते हैं जब आप रीड करते हैं और प्रीपोजिशन के ऊपर ध्यान देते हैं। आप कॉन्शियस एफर्ट करते हैं जब किसी चीज के ऊपर ध्यान देंगे। जो जिस चीज के ऊपर ध्यान देता है उसका उसमें विकास होता है। जिन लोगों को गाने का शौक होता है, वे लोग जब ध्यान देते हैं तो उनको टेलीविजन देखते देखते गाने याद हो जाते हैं, वो उसको रिवाइज नहीं करते हैं, शौक है। जिनको डांस करने का शौक होता है, उन्हें डांस स्टेप्स याद हो जाते हैं। तो आपको इंटरेस्ट लेना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा, तब आपके प्रीपोजिशन मजबूत होंगे। ठीक है, तो हम कुछ एक जो कॉमन प्रीपोजिशन है उसको हम जारी रखते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में देख लेते हैं व्हाट कैन बी डन। अब देखिए बिलो एंड अंडर, इसके इस्तेमाल को लेकर के भाई कब हम बिलो का इस्तेमाल करें और कब हम अंडर का इस्तेमाल करें, इसको देख लेते हैं। वील मूव फर्दर, इस स्लाइड को आगे बढ़ाते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, बोथ आर यूज्ड टू शो समथिंग डाउन। कोई चीज नीचे विद्यमान है तो दोनों का इस्तेमाल करते हैं। हाउएवर अंडर इज यूज्ड टू इंडिकेट फिजिकल कॉन्टैक्ट। कोई चीज फिजिकल टच हो रहा है किसी से तो हम अंडर का इस्तेमाल करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल द शूज वर केप्ट बिलो द अलमीरा, यानी अलमारी के नीचे है, कॉन्टैक्ट की जरूरत नहीं है। और वहीं पर जब मैंने लिखा द बुक वॉज केप्ट अंडर द पिलो, साफ तौर पे अंडर द बिलो द पिलो नहीं है, अंडर द पिलो, क्योंकि किताब बिल्कुल तकिए को, पिलो को टच कर रही है। तो कांटेक्ट का सेंस, आपको फिजिकल कांटेक्ट का सेंस देना हो तो आपके लिए वहां बेहतर जो वर्ड है वो क्या है? अंडर है। और अगर आपको जो है किसी चीज के नीचे बिना कांटेक्ट के किसी चीज को रखने की बात करनी है तो सेंस वहां पर क्या है? बिलो। आगे देख लेते हैं, एक चीज हमने यहां पे येलो से लिखी है, बोथ बिलो एंड अंडर आर यूज्ड टू इंडिकेट समबडी जूनियर। अगर आपसे कोई जूनियर है, आपसे कोई पद में कनिष्ठ है और आप वरिष्ठ हैं, तो आप उसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, बिलो भी इस्तेमाल कर सकते हैं और अंडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फर्ज कीजिए मैं आपसे कहता हूं द कैप्टन इज बिलो द मेजर, यहां पे लिखा भी होगा शायद, मैंने यही सेंटेंस लिया है, द कैप्टन इज बिलो द मेजर। तो आप आर्मी में रैंक देखते हैं, वहां पर कैप्टन जो होता है वो पद में मेजर के नीचे होता है। बिलो द मेजर मतलब कनिष्ठ है, पद का नीचे होना यहां पे दिखाया जा रहा है। और वहीं पे ही वर्क्स अंडर मी, इसका मतलब भी वही होता है कि साहब वो मेरे अधीन, मेरे तत्वाधान में काम करता है, मेरे सबऑर्डिनेशन में काम करता है। तो दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे देखते हैं, यहां पर बिलो और अंडर को समझने के बाद आपके पास एक वर्ड है ऑन और एक प्रपोजिशन है अपॉन। ऑन का इस्तेमाल और अपॉन का इस्तेमाल, इसमें बुनियादी अंतर क्या है? ऑन का इस्तेमाल और अपॉन का इस्तेमाल दोनों इसी बात को दिखाता है कि किसी चीज के ऊपर कोई चीज प्लेस की गई है। कोई एक चीज है, कोई भी चीज सरफेस है या कोई वस्तु विद्यमान है, उसके ऊपर किसी चीज को रखा जाए तो ऑन या अपॉन से दर्शाया जा सकता है। मगर क्रूशियल डिफरेंस यह है कि ऑन से तब हम किसी चीज को रिप्रेजेंट करते हैं जब वो चीज स्टेशनरी पोजीशन पे हो, और अपॉन का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब किसी चीज में मोशन के एलिमेंट को, गति के एलिमेंट को हमको दर्शाना हो। जैसे फर्ज कीजिए अगर मुझे कहना हो द बुक इज अपॉन द टेबल, ये गलत होगा क्योंकि बुक रखी हुई है, मूव तो कर नहीं रही है। द बुक इज अपॉन द टेबल नहीं, द बुक इज ऑन द टेबल। और अगर मुझे इस बात को कहना है कि साहब द डॉग जंप्ड ऑन द कैट, तो ये गलत होगा क्योंकि यहां पर आप देख सकते हैं कि डॉग ने मोशन में छलांग लगाई है, वहां पर गति को प्रदर्शित करना है, इसलिए वहां पर ऑन से बेहतर क्या होगा? अपॉन होगा। आप देख सकते हैं ऑन शोज थिंग्स एट रेस्ट व्हाइल अपॉन शोज मोशन। देखिए द डॉग जंप्ड ऑन द कैट, गलत है, रॉन्ग लिखा हुआ है यहां पे। इसे क्या होना चाहिए था यहां पर? द डॉग जंप्ड ऑन द कैट नहीं, द डॉग जंप्ड अपॉन द कैट, क्योंकि अपॉन के माध्यम से आप प्रदर्शित करना चाहते थे मोशन को। ठीक है,
हम इस स्लाइड को भी कंप्लीट कर चुके हैं। आई थिंक लगभग हम आधे अपने लेक्चर के ऊपर आसपास पहुंच चुके हैं। इसे हम फॉरवर्ड करते हैं। कॉमन प्रपोजिशन के इस्तेमाल को देख रहे हैं हम, इन का इस्तेमाल और विद का इस्तेमाल। देखिए यहां पर इन और विद में क्या अंतर लिखा हुआ है, देखिए क्या लिखा हुआ है, मैं पढ़ के सुनाता हूं। व्हेन रेफरिंग टू इंस्ट्रूमेंट्स, जब कभी भी आप किसी इंस्ट्रूमेंट के बारे में बात कर रहे हो। इंस्ट्रूमेंट क्या होता है? इंस्ट्रूमेंट एक ऐसा टूल होता है जिसका इस्तेमाल करके आप कोई काम करते हैं। जैसे मुझे लिखना है तो पेन एक इंस्ट्रूमेंट है, पेपर भी एक इंस्ट्रूमेंट है। मुझे इलेक्ट्रिसिटी पर काम करना है तो उसमें स्क्रू ड्राइवर एक इंस्ट्रूमेंट है, और कटिंग प्लायर्स, आम भाषा में हिंदुस्तानी लोग प्लास भी कहते हैं उसको, वो एक इंस्ट्रूमेंट है। तो यहां पर जब कभी भी इंस्ट्रूमेंट, when referring to instruments, use with in case of countable nouns and in case of uncountable nouns, आपको जो है वहां पर जो है uncountable noun है तो आप देख सकते हैं कि वहां पर आपको in का इस्तेमाल करना चाहिए। यहां पर मैं ये जो वर्ड है जिसको मैं फोकस करना चाहता हूं कि जब कभी भी आप बात करें किसकी, when referring to instruments, use with in case of countable nouns, countable nouns के साथ आप इस्तेमाल करें with का, और अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ इस्तेमाल करें आप किसका, इन का। और आप एग्जांपल भी देख सकते हैं, प्लीज राइट इन इंक। इंक यहां पर क्या है? इंक एक ऐसी वस्तु है जिसको आप काउंट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसके वॉल्यूम को आप एक्सप्रेस कर पाएंगे, नंबर को आप एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे। और वहीं पे पेन एक ऐसी वस्तु है जिसको आप काउंट कर सकते हैं। तो इंक के साथ आपको इस्तेमाल करना चाहिए था इन इंक, और पेन के साथ आपको इस्तेमाल करना चाहिए था विद अ पेन। और एग्जाम्पल में भी आप देख सकते हैं कि हम लोगों ने इस बात को साफ तौर पे कहा है, प्लीज राइट इन इंक विद अ पेन, मतलब इंक का इस्तेमाल करो और पेन का भी इस्तेमाल करो। मगर इंक अनकाउंटेबल है तो इन इंक, और काउंटेबल पेन है तो विद इंक, विद अ पेन। ठीक है। अबाउ का इस्तेमाल और ओवर का इस्तेमाल, दोनों ही, चाहे अबाउ हो चाहे ओवर हो, इनका इस्तेमाल इस बात को दिखाने के लिए किया जाता है कि कोई चीज किसी के ऊपर मौजूद है, हाइट को दिखाने के लिए। लेकिन दोनों के इस्तेमाल में देखिए, पहले पढ़ लेते हैं। बोथ शो हाइट बट ओवर इज समटाइम्स यूज्ड टू शो अ सेंस ऑफ मूवमेंट अक्रॉस और कवरेज। मतलब ये कि चाहे अबाउ का इस्तेमाल करें और चाहे हम ओवर का इस्तेमाल करें, बात हम हाइट की कर रहे हैं। मगर ओवर का इस्तेमाल हम आमतौर पे करते हैं मूवमेंट दिखाने के लिए। क्या दिखाने के लिए? मूवमेंट दिखाने के लिए, या फिर कवरेज दिखाने के लिए। कोई चीज हाइट पर मूव कर रही हो तो हम ओवर का इस्तेमाल बेहतर तरीके से कर सकते हैं। जैसे अगर मैं कहूं कि कोई चिड़िया है, वो मूव कर रही है किसी लेक के ऊपर से या किसी जमीन के ऊपर से, तो मैं ये कतई नहीं कहूंगा कि द बर्ड फ्लू अबव द लेक, मैं कहूंगा द बर्ड फ्लू ओवर द लेक, लेक के ऊपर से गई। सेंस ऑफ मूवमेंट है, सेंस ऑफ कवरेज है, पूरा का पूरा इलाका कवर करते हुए गई। समझ रहे? और अगर चिड़िया कहीं किसी चीज के ऊपर विद्यमान है तो मैं कहूंगा कि द बर्ड इज अबाउ द ट्री, यानी ट्री के ठीक ऊपर। तो ये बात समझ में आ रही? इसको एग्जांपल में भी दे, द बर्ड फ्लू अबाउ द लेक, ये रॉन्ग है। अबाउ के स्थान पर यहां पर क्लियर है क्या आना चाहिए था? ओवर, क्योंकि बात चल रही है किसकी? मूवमेंट की। ठीक है। इस बोर्ड को हम यहां से इरेज कर देते हैं, जो तो लिखा हुआ है, बात को हम आगे बढ़ाते हैं। अबाउ एंड ओवर में ऑल्सो बी यूज इन द फॉलोइंग वेज। अबाउ का इस्तेमाल और ओवर का इस्तेमाल और भी तरीकों से किया जा सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अरविंद इज अबाउ करप्शन। ये दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं केजरीवाल जी, उनके लिए कहा गया अरविंद इज अबाउ करप्शन, यानी करप्शन के वे ऊपर है, उसके परे हैं। आम धारणा यही है कि साहब अरविंद केजरीवाल वो करप्शन से परे हैं। तो यहां पर अबव का इस्तेमाल इस सेंस में, टू इंडिकेट अ सेंस ऑफ ओवर, कि साहब ही विल नॉट इंडल्ज इन करप्ट प्रैक्टिसेस, वो सही। वहीं पे ही लिव्स एट द अबव एड्रेस, ऊपर लिखे हुए एड्रेस पे रहते हैं, यहां पर भी सही। ओवर का एक और इस्तेमाल देखिए, आई एम ओवर विद हिम, यानी मेरा उससे सभी वास्ते खत्म हो गए, अब मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। इट्स ओवर बिटवीन मी एंड यू, मेरे और आपके बीच में जो भी ताल्लुकात थे वे अब नहीं रहे। तो ऐसे भी इस्तेमाल करते हैं। तो अबव और ओवर के इस्तेमाल को भी आपने देखा। हम और प्रपोजिशंस के इस्तेमाल को देख सकते हैं, और कॉमनली यूज्ड प्रपोजिशन है जिनके बारे में बात करेंगे। देखिए यहां पर फॉर एंड ड्यूरिंग। फॉर का इस्तेमाल कैसे किया जाता है और ड्यूरिंग का इस्तेमाल कैसे किया जाता है, बड़ा सिंपल सा है ये। फॉर इज यूज्ड टू शो अ टाइम पीरियड। जब कभी भी आपको किसी टाइम पीरियड के बारे में बात करनी हो तो आप फॉर का इस्तेमाल करेंगे। जैसे मान लीजिए मैं ये कहना चाहूं कि साहब मैं पिछले 3 घंटे से पढ़ा रहा हूं,
मान लीजिए मैं कहूं कि 3 घंटे मुझे पढ़ाते हुए हो चुके हैं, तो इस बात को कहने के लिए मैं चाहे प्रेजेंट में ये बात कहूं, चाहे मैं फ्यूचर में बात कहूं और चाहे मैं पास्ट में कहूं, मैं फॉर का इस्तेमाल करूंगा। हां, अगर इसको परफेक्ट सेंस में कहना हो, परफेक्ट कंटिन्यूअस या परफेक्ट टेंस में या सिंपल परफेक्ट टेंस में, तो फिर मुझे डिफरेंट तरीके से कहना है। अन्यथा अगर मुझे सिंपल एक टाइम पीरियड को दिखाना है तो मैं फॉर का इस्तेमाल करूंगा। और ड्यूरिंग तो कंटिन्यूटी को दिखाता है, जिस दौरान कोई घटना घट रही है उसी दौरान का सेंस आपको देना है तो फिर ड्यूरिंग का इस्तेमाल करेंगे। देखिए अंतर क्या है, पहले इसको जो लिखा हुआ है उसके वर्ड्स को हम पढ़ लेते हैं, उसको आप समझ पाएंगे। फॉर इज यूज्ड टू शो अ टाइम पीरियड, समय अवधि, समय अवधि, मैंने हिंदी में लिख दिया टाइम पीरियड, 2 घंटे 4 घंटे 2 दिन 4 दिन। ड्यूरिंग शोज समथिंग कंटिन्यूइंग इन अ टाइम पीरियड, एक टाइम पीरियड के दौरान कोई चीज कंटिन्यूअसली हो रही है तो ड्यूरिंग का इस्तेमाल करेंगे। देख सकते हैं, आई हैव स्टडीड फॉर 3 आवर्स टुडे, आज 3 घंटे पढ़ चुका हूं, टाइम पीरियड है, इसलिए यहां पर आप देख सकते हैं कि साफ तौर पे फॉर का इस्तेमाल सही है। इट रेन्ड ऑल डे बट स्टॉप ड्यूरिंग द नाइट, पूरे दिन बरसात हुई मगर रात के दौरान बरसात रुक गई। तो ये जो दौरान का सेंस देना है आपको, उस दौरान कंटिन्यूटी का सेंस देना है, तो यहां पर आपको ड्यूरिंग का इस्तेमाल करना चाहिए। तो दोनों के बीच में आप देख रहे हैं, फॉर इंडिकेट्स अ टाइम पीरियड, ड्यूरिंग इंडिकेट्स अ सेंस ऑफ कंटिन्यूइंग। ठीक है, यूज ऑफ सिंस। अब कई बार हम कंफ्यूज रहते हैं दो शब्दों के इस्तेमाल को लेकर के कि साहब हम कहां पे फॉर का इस्तेमाल करें और कहां पे क्या इस्तेमाल करें, सिंस का इस्तेमाल करें। ये थोड़ा ध्यान देने वाली बात है, यहां सिंस के इस्तेमाल के बारे में बात कही जा रही है। सिंस एंड फ्रॉम, पहले तो हम फॉर, यहां पर सिंस और फ्रॉम को एक साथ ले लिया गया है। पहले तो फॉर और सिंस के बीच के अंतर को समझाते हैं। फॉर का इस्तेमाल हम बता चुके हैं टाइम पीरियड के लिए किया जाता है, यानी पीरियड ऑफ टाइम को दिखाना हो तो आप फॉर का इस्तेमाल करें। सिंस का इस्तेमाल हम लोग करते हैं पॉइंट ऑफ टाइम दिखाने के लिए, यानी कोई समय बिंदु है या कोई एक पॉइंट ऑफ टाइम है, उसके सेंस को इंडिकेट करने के लिए हम सिंस का इस्तेमाल करते हैं। तो पहले तो फॉर को सिंस से अलग कर ले। फॉर इज फॉर पीरियड ऑफ टाइम, सिंस इज फॉर पॉइंट ऑफ टाइम। अब आता है सिंस और फ्रॉम के बीच का अंतर, जो यहां पे समझाया गया है। सिंस और फ्रॉम दोनों ही दिखाते हैं पॉइंट ऑफ टाइम। देखिए ये भी पॉइंट ऑफ टाइम है सिंस, और फ्रॉम भी है पॉइंट ऑफ टाइम। हाउएवर यानी कि परंतु, हाउएवर सिंस इज यूज्ड इन द परफेक्ट टेंस। जब कभी भी सिंस का इस्तेमाल करेंगे तो परफेक्ट टेंस में करेंगे। अब टेंस जब हम पढ़ाएंगे या इस लेक्चर सीरीज के दौरान जहां कहीं भी आपको टेंस मिलेगा तो आप देखेंगे कि टेंस में सिंपल प्रेजेंट के अलावा सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट और इसी प्रकार से फ्यूचर टेंस भी मौजूद है। तो उसमें एक परफेक्ट टेंस भी होता है, सिंपल परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट या सिंपल परफेक्ट कंटिन्यूअस, यूं कह सकते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो परफेक्ट टेंस जहां पर हैज लगे या हैव लगे या हैड लगे, अगर ऐसी कोई वर्ड आ रहा है तब आपको फ्रॉम से बेहतर सिंस होगा। जैसे फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल लिखा आई वर्कआउट इन द जिम फ्रॉम 5 AM टू 7 AM, 5 बजे से 7 बजे के बीच में। ये 2 पॉइंट को दिखा रहा है, 5 बजे एक पॉइंट ऑफ टाइम है और 7 बजे एक पॉइंट ऑफ टाइम है। इस बात को डिनोट करने के लिए फ्रॉम का इस्तेमाल किया गया। आई हैव बीन टीचिंग सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से पढ़ा रहा हूं, और सुबह का वो पॉइंट ऑफ टाइम को अभी तक दिखाने के लिए ये बात हैव बीन, पढ़ाता हुआ चला जा रहा हूं या पढ़ा चुका हूं। तो हैव का इस्तेमाल ही आते ही, हैव या हैड का इस्तेमाल आते ही आपको क्या इस्तेमाल करना चाहिए, सिंस। बात क्लियर है? ठीक, इसको हम आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं और क्या कर सकते हैं। यूज ऑफ आफ्टर एंड इन, ये भी एक बड़ा दिलचस्प है कि आफ्टर का इस्तेमाल हम कब करें और इन का इस्तेमाल कब करें। दोनों का ही इस्तेमाल हम टाइम पीरियड को दिखाने के लिए करते हैं। किसी भी समय अवधि को में होने वाले काम को आपको दिखाना है, यू कैन यूज बोथ आफ्टर एंड इन, बट देयर इज अ स्लाइट डिफरेंस व्हेन इट कम्स टू यूजिंग आफ्टर एंड इन। आफ्टर एंड इन दोनों ही इस बात को दिखाते हैं कि काम एक समय अवधि के बाद हो रहा है। जैसे अगर मैं कहूं आई विल कम आफ्टर सम आवर, आई विल कम आफ्टर 2 आवर्स या आई विल कम इन 2 आवर्स, पहले तो ये बात समझ ले, दोनों बात एक ही कह रहे हैं कि 2 घंटे खत्म होंगे तब मैं आऊंगा। ये मत समझे कि इनका मतलब अंदर होता है, और ये मत समझे कि आफ्टर का मतलब बाद में होता है। आफ्टर और इन के माध्यम से जो भी बात कही जा रही है वो समय अवधि के समाप्त होने के बाद ही घटित होनी है।
लेकिन डिफरेंस इस बात का है कि अगर हमको बात को पास्ट टेंस में कहना है तो हम आफ्टर का इस्तेमाल करते हैं, और आपको बात को प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में कहना है तो हम इन का इस्तेमाल करते हैं। देखते हैं क्या, जैसे both show the end of a time period, however after is used for the past tense and in for the future and present। जैसे मान लीजिए एक लड़के ने लाइब्रेरी से एक किताब बोरो की 20 जनवरी को और 27 जनवरी को लौटा दी, तो ये बात तो पास्ट टेंस की है ना कि 20 को बोरो की और 27 को लौटा दी। तो पास्ट टेंस में इस बात को मैं अंग्रेजी में यूं कहूंगा, द बॉय बोरोड अ बुक एंड रिटर्न्ड इट आफ्टर अ वीक। और इमेजिन करिए कि बच्चे ने आज किताब ली है और एक हफ्ते बाद देने का वादा किया है, तो मैं बात कहूंगा कि द बॉय विल रिटर्न द बुक इन अ वीक, इन फॉर द फ्यूचर एंड आफ्टर फॉर द पास्ट। ये देखिए इस सेंटेंस में भी लिख रहा है he took a book and returned it in a week। ये गलत है क्योंकि किताब लेके लौटा भी चुका है, बात पास्ट टेंस की है। यहां पर इनसे बेहतर होता क्या कि आप इस्तेमाल करते आफ्टर अ वीक। और यहीं पे दूसरा सेंटेंस ही विल रिटर्न द बुक आफ्टर अ वीक, ये अगेन गलत है क्योंकि ये फ्यूचर की बात है। तो यहां पर आफ्टर से बेहतर होता है कि आप क्या इस्तेमाल करते हैं, इनका। हमने उल्टा कर दिया, गलती करके आपको एरर के रूप में दिखाया है, ठीक है। और देखते हैं इसी में एग्जांपल्स में और क्या है हमारे पास एग्जांपल के रूप में। विद इन का इस्तेमाल कैसे किया जाता है, ये हमने येलो में दे रखा है विद इन। पहले तो हमने आफ्टर का और इन का इस्तेमाल देखा, अब हम विद इन का इस्तेमाल देख रहे हैं। विद इन का इस्तेमाल आप तब करेंगे जब आपको किसी बात को इंडिकेट करना हो जो कि टाइम पीरियड के अंदर घटित हो रही है, समथिंग विच इज हैपनिंग विद इन अ टाइम पीरियड। जैसे अगर मैं कहूं आई लेफ्ट होम एट 5 PM होपिंग टू रिटर्न विद इन एन आवर, 1 घंटे के अंदर मुझे आना है कि 6 बजे के पहले आना है, तब मुझे विद इन की बात करनी। जैसे ही प्रॉमिस टू रिटर्न विद इन एन आवर, यानी 1 घंटे से पहले। और अगर ये कहा जाता ही प्रॉमिस टू रिटर्न इन एन आवर, इसका मतलब 1 घंटे के बाद। इन का मतलब मत समझिएगा अंदर है। इन और आफ्टर एक ही चीज को दिखाते हैं, विद इन अलग दिखाता है। इन और आफ्टर में अंतर क्या है, आफ्टर पास्ट टेंस के लिए, इन फ्यूचर टेंस के लिए, ठीक है। आगे ऐसा ही एक और एग्जांपल है टिल एंड बाय का। कई बार लोग कहते हैं कि आई विल रिटर्न टिल 5 PM, कई बार लोग कहते हैं आई विल रिटर्न बाय 5 PM। क्या अंतर है? अंतर यह है कि जब मैं कहता हूं कि आई विल रिटर्न बाय 5 PM, इसका मतलब साफ है कि 5 बजे से पहले आ जाऊंगा, मेरा वेट करना। और अगर मैं कहता हूं आई विल रिटर्न टिल 5 PM, इसका मतलब यह है कि भाई अपना काम चालू कर लेना और मेरा इंतजार मत करना। क्लियर है? मैं कहता हूं, मान लीजिए मैं कहता हूं आई विल कम बाय 5 PM, मतलब साफ है, नारियल फोड़ना मत, मैं ही आके फोड़ूंगा, वेट करना। और अगर मैं कहता हूं आई रिटर्न टिल 5 PM, इसका मतलब यू कैरी ऑन, आई जॉइन यू लेटर। तो टिल बाय 5 PM मतलब बिफोर 5 PM, टिल 5 PM मतलब आफ्टर 5 PM, ठीक है। ये अंतर देख लिए। आगे देखते हैं और कौन से प्रीपोजिशंस हैं हमारे पास। मेक ऑफ एंड मेक फ्रॉम। मेक या मेड, मेक का भी इस्तेमाल या मेड एक्चुअली मेक का पास्ट फॉर्म है। तो चाहे मेक ऑफ कहें या फिर क्या कहें, मेड ऑफ कहें, क्योंकि हमने एग्जांपल में हमने देखिए मेड ऑफ का इस्तेमाल किया, ये इसी का मेक का पास्ट टेंस है। बात रूल को पढ़ लेते हैं। मेक ऑफ इज यूज्ड व्हेन ओरिजिनल इंग्रेडिएंट्स आर अनचेंज्ड। आप किसी चीज का इस्तेमाल करके कोई नई चीज का निर्माण कर रहे हैं और इस प्रकार से निर्माण कर रहे हैं कि ओरिजिनल चीज में किसी प्रकार की प्रोसेसिंग नहीं होती, वो चीज यथावत इस्तेमाल होती है, तो आप मेक ऑफ का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर किसी चीज का इस्तेमाल करके, किसी इंग्रेडिएंट का इस्तेमाल करके, मिक्स करके, उसके फॉर्म को परिवर्तित करके कोई नई चीज बना रहे हैं, तो फिर आप मेक फ्रॉम का इस्तेमाल करेंगे। समझ रहे हैं? बिना परिवर्तन के तो मेक ऑफ, और परिवर्तन किया तो मेक फ्रॉम। देख सकते हैं एग्जांपल में, अ हाउस इज मेड ऑफ ब्रिक्स। मकान बनाना है, ईंटें लिए, जोड़े, मकान बन गया। मेड फ्रॉम ब्रिक्स नहीं, मेड ऑफ ब्रिक्स। और वहीं पे केक इज मेड फ्रॉम फ्लोर, शुगर एंड क्रीम। केक को हम बनाते हैं आटे का इस्तेमाल करके, शुगर का इस्तेमाल करके, क्रीम का इस्तेमाल करके, ठीक है। तो मेड ऑफ एंड मेड फ्रॉम। क्लियर है? आगे देखते हैं। यूज ऑफ एट एंड टुवर्ड्स, ये कंफ्यूजन होता है। मान लीजिए मैं पत्थर उठा करके किसी के ऊपर दे मारूं, मान लीजिए, ऐसा मैं करूंगा नहीं, मान लीजिए मैं मारता हूं या फेंकता हूं, तो मुझे क्या कहना चाहिए, आई थ्रू द स्टोन एट दैट मैन या आई थ्रू द स्टोन टुवर्ड्स दैट मैन। तो इसमें एक डिस्टिंक्शन है। यदि मैं
एक व्यक्ति की तरफ निशाना लेकर के, एम लेकर के मारता हूं, तो मुझे इस्तेमाल करना चाहिए एट का। और अगर मैं किसी जनरल दिशा की बात करता हूं, कोई एम नहीं है, सेंस ऑफ डायरेक्शन की बात कर रहा हूं, तो मुझे टुवर्ड्स का इस्तेमाल करना चाहिए। देख सकते हैं, देखिए क्या लिखा हुआ है, एट इज यूज्ड टू शो अ सेंस ऑफ एम। एट का इस्तेमाल निशाने के, टुवर्ड्स शोज डायरेक्शन। अंतर देख लेते हैं, आई थ्रू अ स्टोन एट द डॉग, यानी डॉग पे हमने स्टोन मारा है। आप मारिएगा मत, जानवर को नहीं मारना चाहिए, मगर मान लीजिए फेंका गया है, तो मुझे क्या इस्तेमाल करना चाहिए था, एट द डॉग, नॉट टुवर्ड्स द डॉग। और वहीं पे आई रश टुवर्ड्स द हॉस्पिटल, यानी हॉस्पिटल की दिशा में मैं गया हूं, हॉस्पिटल पे निशाना लगाकर मैं उसे स्ट्राइक नहीं करना चाहता हूं। अंतर समझ रहे हैं, एट का और टुवर्ड्स का। आगे देखते हैं, हम कॉमन प्रीपोजिशन के इस्तेमाल को ही देख रहे हैं। एट का इस्तेमाल, इन का इस्तेमाल और ऑन का इस्तेमाल। देखिए क्या लिखा हुआ है, एट इज यूज्ड फॉर अ प्रिसाइज टाइम, इन इज यूज्ड फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम, व्हाइल ऑन इज यूज्ड फॉर डेज एंड डेट्स। अगर आपको समय दिखाना हो, समय दिखाने के लिए समय को 3 रिलेशन में या 3 रिस्पेक्ट में दिखा सकते हैं। टाइम प्रदर्शित करते समय एट का इस्तेमाल कर सकते हैं। और कोई पर्टिकुलर प्रिसाइज एग्जैक्ट टाइम दिखाना हो, जैसे मेरी मुलाकात आपसे 3 बजे होनी है, तो मैं कहूंगा आई विल मीट यू एट 3 PM, प्रिसाइज टाइम, एग्जैक्ट टाइम। देखिए दूसरा, मुझे अगर कोई पीरियड ऑफ टाइम दिखाना है, एक कोई पीरियड है, उस दौरान कोई चीज घटित होनी है, जैसे मान लीजिए मैं कहूं कि साहब आने वाले जून में मैं एक कार लेने वाला हूं, तो मैंने क्या लिखा, वी विल बाय अ कार इन जून। जून के पीरियड को दिखाया जा रहा है। तीसरी बात, अगर मुझे कोई डे दिखाना है, कोई डे दिखाना है या तारीख दिखानी है, तो मैं ऑन का इस्तेमाल करूंगा। आई विल मीट यू ऑन मंडे, आई विल मीट यू ऑन द 10th, 10 तारीख की बात की जा रही है। तो ये एट का इस्तेमाल, इन का इस्तेमाल, ऑन का इस्तेमाल। आगे देख लेते हैं, इसी एट, इन और ऑन के इस्तेमाल को हम किसी और सेंस में भी करते हैं। एट, इन एंड ऑन कैन शो प्लेसेस। प्लेस के बारे में, अगर आपको कोई जगह के बारे में रेफरेंस देना हो, तो एट के इस्तेमाल से कर सकते हैं। एट का इस्तेमाल, इन का इस्तेमाल और ऑन के इस्तेमाल। अगर आपको कोई पॉइंट दिखाना हो, तो एट के इस्तेमाल से दिखाएं। अगर आपको कोई क्लोज स्पेस के बारे में बात करनी है, एनक्लोज स्पेस के बारे में बात करनी है, तो इनके माध्यम से दिखाएं। और अगर आपको किसी सरफेस के ऊपर किसी चीज के रखने के बारे में बात करनी है, तो ऑन के माध्यम से दिखाएं। जैसे फर्ज कीजिए मैं कहूं शी इज एट होम। एट होम, होम इज दैट पर्टिकुलर पॉइंट जहां पर किसी व्यक्ति के होने की बात कही जा रही है। व्यक्ति नहीं, यहां पर एक महिला है। शी इज एट होम, दैट पॉइंट। रवि इज इन द गार्डन। गार्डन वो एक पूरा क्षेत्र है जिसके अंदर रवि के विद्यमान होने की बात कही जा रही है। रवि इज इन द गार्डन। और तीसरी बात, द फैन इज ऑन द सीलिंग। सीलिंग पर फैन लगा हुआ है, यानी सीलिंग एक सतह है, एक सरफेस है जिसके ऊपर फैन विद्यमान है। तो एट का इस्तेमाल, इन का इस्तेमाल और ऑन का इस्तेमाल विद रिस्पेक्ट टू टाइम, एंड एट का इस्तेमाल, इन का इस्तेमाल, ऑन का इस्तेमाल विद रिस्पेक्ट टू प्लेस। इसको हम आगे बढ़ाते हैं। लेट्स सी, वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। क्या है हमारे पास? आई थिंक वी आर नियरिंग द एंड ऑफ दिस स्लाइड। हम कॉमन प्रीपोजिशन के नजदीक बिल्कुल खत्म करने की स्थिति में आ गए हैं। कंपेयर, कंपेयर एक शब्द है जिसको हमने यहां पर उठाया है, और कंपेयर के इस्तेमाल के बारे में 2 बातें कही जा रही हैं कि साहब कंपेयर एक शब्द है, और कंपेयर के साथ आप 2 वर्ड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। या तो आप कंपेयर के साथ विद का इस्तेमाल कर सकते हैं, या कंपेयर के साथ आप टू का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं इसको इरेज कर देता हूं क्योंकि ये बात ऑलरेडी लिखी हुई है। कंपेयर इज फॉलोड बाय बोथ विद एंड टू। कंपेयर्ड विद, कंपेयर्ड टू कब इस्तेमाल करते हैं, अंतर क्या है? तो देखिए क्या लिखा हुआ है, कंपेयर इज फॉलोड बाय विद टू कंपेयर सिमिलर थिंग्स। अगर 2 समान चीजों में तुलना करनी हो तो कंपेयर के बाद आपको विद का इस्तेमाल करना चाहिए। एंड व्हाट डज द अदर लाइन से? कंपेयर इज फॉलोड बाय टू कंपेयर डिफरेंट थिंग्स। यानी 2 असमान चीजें जिनके बीच में आपस में साधारणता संबंध स्थापित नहीं किया जा सकता है, लेकिन आप जानबूझ के उपमा देने के सेंस में, कंपेयर देने के सेंस में आप संबंध स्थापित कर रहे हैं, तो फिर वहां पर टू का इस्तेमाल करें। जैसे 2 सेंटेंस मैंने लिखा है, देखिए 2 सेंटेंस मैंने लिखे। कोहली इज बैटिंग। कोहली यहां पर केवल कास्ट लिखी हुई है। आई होप एवरीबॉडी नोज यहां पर हम कोहली मतलब विराट कोहली की बात कर रहे हैं। कोहली इज बैटिंग कैन बी कंपेयर्ड विद दैट ऑफ युवराज।
यानी एक तरफ हमने कोहली की बैटिंग को लिया है और दूसरी तरफ युवराज सिंह की बैटिंग को लिया है। दोनों ही क्रिकेटर हैं, दोनों ही मानव हैं, दोनों ही भारतीय हैं, तो समान तुलना है। तो कंपेयर के बाद क्या लगाया है? विद। देखिए यहां पे क्या लिखा है? कंपेयर विद के साथ सिमिलर चीज है। और वहीं पे दोबारा कोहलीज बैटिंग कैन बी कंपेयर्ड टू अ थंडरस्टॉर्म। थंडरस्टॉर्म यानी तूफान, तूफानी बल्लेबाजी करता है। तो यहां पर कोहली की बैटिंग की तुलना एक तूफान से की गई है, और तूफान इंसान नहीं होता है, असमान तुलना है, अनरिलेटेड तुलना है, उपमा दी जा रही है। तो यहां पे कंपेयर के साथ क्या लगाया गया है? टू का इस्तेमाल किया गया। क्लियर है ये बात? कंपेयर के साथ आगे देखते हैं। इंप्रूवमेंट, ये भी एक वर्ड है। इंप्रूवमेंट के साथ भी दो वर्ड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। इंप्रूवमेंट के साथ हम इन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और ऑन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक्चुअली यहां इन और ऑन ये दोनों शब्द जो लिखे हुए हैं, इनके बीच में हमें कोई ऐसे हम ऑब्लिक का साइन बना दें ताकि ये पता लगे। इन ऑन कोई शब्द नहीं है, एक्चुअली इसे लिखा जाना चाहिए था इन इन्वर्टेड कॉमा में एंड ऑन। आई होप इतना आप समझ जाएंगे, ये एरर्स चलते रहते हैं, इन एंड ऑन। यानी इंप्रूवमेंट के बाद इन भी आ सकता है और इंप्रूवमेंट के बाद ऑन भी आ सकता है। नहीं समझ में आ रहा तो मैं एक बार इसको एक छोटा सा यहां भी लिख देता हूं कि इंप्रूवमेंट एक ऐसा शब्द है जिसके बाद आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं, और इंप्रूवमेंट एक ऐसा शब्द है जिसके बाद ऑन का इस्तेमाल कर सकते हैं। आई थिंक ये मैंने जितनी जगह मिल रही है हमें टेक्स्ट में, हम उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, और कैसे इस्तेमाल करते हैं इसको हम दिखा देते हैं। इंप्रूवमेंट इज फॉलोड बाय बोथ इन एंड ऑन। अब पहले में इनका इस्तेमाल तब कर रहे हैं, इनका इस्तेमाल तब करते हैं जब किसी चीज में कंपेयर करते हुए आप इंप्रूवमेंट की बात करें, उसका कंपैरिजन उसकी प्रीवियस स्टेट के साथ कंपेयर करते हुए आप इंप्रूवमेंट की बात करें, तो इंप्रूवमेंट इनके बारे में हम लिखेंगे। जैसे देयर इज एन इंप्रूवमेंट इन द पेशेंट्स कंडीशन, यानी पेशेंट की जनरल कंडीशन में एक इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। यानी पेशेंट की जो स्थिति पहले थी आज उस स्थिति से बेहतर हो गया है। तुलना की गई किससे? खुद से तुलना। और वहीं पे टुडेज प्राइस इज एन इंप्रूवमेंट ऑन यस्टरडेज, आज का जो दाम है वो कल के दाम के ऊपर एक इंप्रूवमेंट। तो इंप्रूवमेंट ऑन, तो इंप्रूवमेंट इन अलग है, इंप्रूवमेंट ऑन अलग है, दोनों के बीच में कंपैरिजन यहां पर किससे है? यस्टरडे से है। यहां कंपैरिजन किससे? सेल्फ से। ये बात समझ में आई? तो ये कॉमन प्रीपोजिशन के हम इस्तेमाल देखते जा रहे हैं। व्हाट डू वी हैव इन द नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। अब कुछ एक छोटे मोटे नियम दे रखे हैं, रूल्स, जो सावधानियां बरतनी है आपको प्रीपोजिशंस के इस्तेमाल में। पहली बात, डू नॉट यूज अ सिंगल प्रीपोजिशन फॉर टू ऑब्जेक्ट्स। दो ऑब्जेक्ट्स आपको दिखाने हैं तो दोनों के संबंध को स्थापित करने के लिए, दोनों को अलग अलग संबंध स्थापित करना है तो अलग अलग प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करें। एक प्रीपोजिशन से दो ऑब्जेक्ट्स के रिलेशन को एस्टैब्लिश करना गलत होगा। देखें, ही हैज अ नेचर विच इज डिफरेंट एंड इंफीरियर टू हिज ब्रदर। अब दो शब्द हैं कि साहब ये जो व्यक्ति है, ही जिसके बारे में बात की जा रही है, उसका नेचर, पहली बात तो क्या है? डिफरेंट है, एक ही हो गया, और दूसरा क्या है? इंफीरियर है। अब इंफीरियर के साथ तो आपने टू का इस्तेमाल किया है, अब डिफरेंट के साथ किसका इस्तेमाल किया ये पता नहीं। अब पता नहीं तो आप सोचते हैं कि डिफरेंट के साथ भी टू लगा देंगे तो डिफरेंट के साथ टू नहीं चलेगा। डिफरेंट के साथ आपको डिफरेंट फ्रॉम का इस्तेमाल करना चाहिए। तो जब दो शब्द हैं तो दो प्रीपोजिशन होने चाहिए, एक तो क्या? टू नंबर वन, और दूसरा प्रीपोजिशन क्या है? फ्रॉम नंबर टू। क्लियर है? इसको मैं यहां से एलिमिनेट करता हूं जिससे आप समझ जाएंगे। He has a nature which is different from and inferior to his brother. क्लियर है? इसको हमने सही भी कर दिया है। डिफरेंट के साथ ये देखिए यहां पर हमने फ्रॉम का उपयोग किया है ताकि आपको ये बात समझ में आए। ये फ्रॉम लगा दिया और इंफीरियर के साथ टू चलेगा। एक और, he is neither ashamed nor sorry। अब सॉरी के साथ तो फॉर लगा दिया है, ashamed के साथ क्या लगाया पता नहीं। देखिए यहां पर हमने प्रीपोजिशन एक और जोड़ा, he is neither ashamed at nor sorry for his mistake। ना तो उसको शर्म आ रही है ना वो माफी मांग रहा है। क्लियर है? दोनों चीजें ठीक। अब बात आ रही है कहां पर प्रीपोजिशन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। देखिए क्या लिखा हुआ है हेडिंग, ओमिशन ऑफ द प्रीपोजिशंस। प्रीपोजिशन को कई जगह पर हिंदुस्तानी लोग जबरदस्ती लगा देते हैं, वहां उनकी आवश्यकता नहीं होती। ठीक, देख लेते हैं। पहली चीज, विद ट्रांजिटिव वर्ड्स। अब ट्रांजिटिव वर्ड क्या होता है इसको समझने के लिए आपको हमारे वर्ब्स वाले चैप्टर को देखना पड़ेगा।
वर्ब के वैसे तो बहुत सारे प्रकार होते हैं, लेकिन दो प्रकार होते हैं जिनके ऊपर फोकस किया गया है उस चैप्टर में। वीडियो लेक्चर को आप देख सकते हैं, आप अपनी बुक को भी रेफर कर सकते हैं। अगर आपके पास ग्रामर की किताब हो तो पीछे देख सकते हैं, आप पन्ने पलट करके इस वीडियो को पॉज करके समझ सकते हैं। ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव दो वर्ब्स होते हैं। ट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब होता है जहां पर वर्ब का एक्शन ऑब्जेक्ट को इंपैक्ट करता है, और इंट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब होता है जहां पर वर्ब का के द्वारा किया गया एक्शन ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई प्रभाव नहीं डालता है। तो यहां पे कहा गया है कि अगर आप किसी ट्रांजिटिव वर्ब का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आमतौर पर वहां पर आपको प्रीपोजिशन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जैसे ही ऑर्डर्ड फॉर अ प्लेट ऑफ राइस, अब यहां पर ऑर्डर है, ऑर्डर किसको दिया गया है पता नहीं, और ऑर्डर का इंपैक्ट क्या हो रहा है वो भी पता नहीं, ये इंट्रांजिटिव वर्ब है, ठीक है। आई एम सॉरी, इट्स अ ट्रांजिटिव वर्ब, आई एम सॉरी कंफ्यूज हो गया था। ही ऑर्डर्ड फॉर अ प्लेट ऑफ राइस, ऑर्डर दिया गया है, किसके लिए दिया गया है? राइस की प्लेट के लिए दिया गया है, तो ये ट्रांजिटिव है, ट्रांजिशन किया जा रहा है यहां पर, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि यहां पर आप फॉर का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए था, क्योंकि यहां पर वर्ड क्या है? ऑर्डर्ड। फॉर की आवश्यकता नहीं है, सीधा कहना चाहिए था ही ऑर्डर्ड अ प्लेट ऑफ राइस, ऑर्डर्ड फॉर की आवश्यकता नहीं है। आगे देख लेते हैं, द आर्मी अटैक्ड ऑन द टेररिस्ट। अटैक्ड अपने आप में एक वर्ब है जिसका इंपैक्ट पड़ जाता है, उसके लिए आपको यहां पर जरूरत नहीं है ऑन की, क्योंकि ऑन लगाते ही इंट्रांजिटिव हो जाएगा। ट्रांजिटिव वर्ब जब कभी भी इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको प्रीपोजिशन लगाने की आवश्यकता नहीं है। जितने भी वर्ब, शी रिजेंबल्स टू हिज मदर, नहीं, शी रिजेंबल्स हर मदर, ऐसे। आगे कोई भी, जैसे आई कैन नॉट अफोर्ड टू कीप अ सर्वेंट, नहीं, आई कैन नॉट अफोर्ड अ सर्वेंट, बेहतर है। आगे कोई भी चीज, ठीक है, तो कोई भी चीज, ये जितना, प्लीज डू नॉट डिसओबे टू माई ऑर्डर्स, नहीं, प्लीज डू नॉट डिसओबे माई ऑर्डर्स, ओबे माई ऑर्डर्स, डिसओबे। तो ये जितने भी शब्द हैं यहां प्रीपोजिशन की आवश्यकता नहीं है। कोई भी देखिए एग्जांपल हमने लिखा, हरमन बवेजा रिजेंबल्स टू ऋतिक रोशन, शक्ल दोनों की मिलती है, तो हरमन बवेजा रिजेंबल्स टू की आवश्यकता नहीं है, आप उसके बिना कह दें रिजेंबल्स ऋतिक रोशन। आगे, लाइटनिंग यूजुअली प्रीसीड्स टू थंडर, बिजली कड़कने से पहले बिजली की चमक दिखाई देती है, तो यहां पर प्रीसीड्स थंडर से काम चल जाएगा, टू की आवश्यकता नहीं है। यू हैव टू ओबे टू योर पेरेंट्स, नहीं, टू की आवश्यकता नहीं है, उसके बिना कहें। ये वो शब्द हैं जिनके साथ आपको प्रीपोजिशन इस्तेमाल नहीं करने चाहिए, ठीक है। आगे वी कैन मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। निम्न केसेस में भी आपको प्रीपोजिशन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। देखिए क्या लिखा है, प्रीपोजिशंस आर यूजुअली नॉट यूज्ड इन द फॉलोइंग केसेस। इफ एन ऑब्जेक्टिव इज यूज्ड बिफोर वर्ड शोइंग टाइम, अगर आप कोई ऐसा वर्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं और उसमें जो है टाइम की बात कही जा रही है, जैसे फॉर एग्जांपल मोहन मेट हर इन द लास्ट इवनिंग, ये टाइम दिखाने वाला वर्ड कौन है? टाइम दिखाने वाला वर्ड कौन है? इवनिंग, और उससे पहले आपने ऑलरेडी लास्ट लगा के रखा है, तो ये इनकी आवश्यकता नहीं है। आपको ये सेंटेंस सीधा पढ़ना चाहिए, मोहन मेट हर द लास्ट इवनिंग, या केवल लास्ट इवनिंग भी चल जाएगा। वहीं पे अगर ये लास्ट ना होता यहां पर तो फिर इनका इस्तेमाल सही होता, मोहन मेट हर इन द इवनिंग, तब वो सही है, ठीक है। आगे देख सकते हैं, ऐसे शब्द वर्ड्स एक्सप्रेसिंग प्लेस एंड टाइम, जिससे प्लेस या टाइम के बारे में पता चल रहा हो, जैसे लास्ट वीक, लास्ट मंथ, अब्रॉड, मिनट, बिट, इनसाइड। जैसे फॉर एग्जांपल प्लीज वेट फॉर अ मिनट, नहीं, प्लीज वेट अ मिनट, चल जाएगा काम, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे, द पीएम इज गोइंग टू अब्रॉड, गोइंग टू अब्रॉड नहीं, यहां पर सीधे गोइंग अब्रॉड, काम चल जाएगा। तो थोड़ा सा इनको अगर आप बुक में इन वर्ड्स को ध्यान से देखेंगे, प्रैक्टिस एक्सरसाइज लगाएंगे, ग्रामर की बुक्स में भी हैं, आपको जो वॉल्यूम्स दी गई हैं उसमें भी प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस हैं, आप उनको लगाएंगे तो प्रीपोजिशन में इंप्रूव करेंगे। इस प्रेजेंटेशन के लगभग हम एंड में पहुंच चुके हैं। मैं आपको फिर एक चीज बता दूं, इफ यू वांट टू इंप्रूव ऑन प्रीपोजिशंस, पढ़ें और जैसा हमने बताया था वैसे पढ़ें। आप जब प्रैक्टिस करें तो वहां पर प्रीपोजिशन को काटते रहें, बार बार पढ़ते रहें, तो आप इंप्रूव करेंगे, बिकॉज प्रैक्टिस ही जो है आपको लैंग्वेज में परफेक्ट बनाती है। तो एज वी मूव फॉरवर्ड हम देख लेते हैं कुछ एक चीजें जो और कहां कहां पे हमको इस्तेमाल नहीं करनी है। प्रीपोजिशंस आर नॉट यूज्ड इन द फॉलोइंग केसेस आफ्टर द वर्ड होम। अगर जैसे कोई होम की बात, होम ये जो शब्द है इसका इस्तेमाल हम करते हैं, तो इसके बाद इसको मैं पढ़ के आपको सुनाता हूं।
आफ्टर द वर्ड होम इफ वी यूज वर्ब्स दैट एक्सप्रेस मोशन, अगर आप होम जाने की बात कर रहे हैं और चल के जाने की बात या मोशन में जाने की बात कर रहे हैं तो वहां पर प्रपोजिशन की आवश्यकता नहीं। जैसे आई एम गोइंग टू होम, मूव करके जा रहे हैं, टू की जरूरत नहीं है, आप सीधा आई एम गोइंग होम बाय बस, इस टू को सुपरफ्लुअस मानिए, जरूरत नहीं है। इट टुक देम 2 days टू गेट टू देयर, टू की आवश्यकता नहीं है। इट टुक देम, सॉरी यहां पे टू सही है, यहां पे टू सही है, ये टू होना चाहिए, ये टू हटाइए। इट टुक देम 2 days टू गेट होम, ये टू, मैं इसको एक बार फिर दिखा देता हूं आपको ताकि समझ में आ जाए। ये वाला टू सही है, ये वाला टू हटना चाहिए था, वो प्रपोजिशन, ठीक है। ये इंफिनिटिव वाला टू है, गेट के साथ टू लगा करके। आगे यहीं पे लिख देते हैं, एक एक्सेप्शन भी हमने लिखा हुआ है, आपको वर्ड ऑफ क्वेश्चन भी दिया हुआ है। बट इफ अ फ्रेज और वर्ड इज यूज बिफोर होम वी शुड यूज द प्रीपोजिशन। अगर कोई फ्रेज या वर्ड का हम इस्तेमाल कर रहे हैं होम से पहले, आई थिंक हमारे पास एक एग्जांपल भी होगा, तब हमको प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे रवि वेंट टू हिज फ्रेंड्स होम, अब ये फ्रेंड यहां पर ये देखिए हमने होम एक शब्द लिखा हुआ है, होम से पहले कैसा है, ये सिर्फ होम नहीं है, फ्रेंड्स होम तब चलेगा, हिज फ्रेंड्स होम तब टू का इस्तेमाल सही है। नवीन पास्ड बाय हिज फ्रेंड्स होम, ये अगेन हिज फ्रेंड्स होम से पहले बाय का इस्तेमाल सही है। अन्यथा होम से पहले अगर आप मोशन दिखा रहे हो या कोई ऐसी चीज कर रहे हो तो फिर आपको होम से पहले प्रीपोजिशन लगाने की जरूरत नहीं, ठीक है। हम आगे देखते हैं और हमारे पास क्या एग्जांपल्स हैं। एग्जांपल खत्म हो चुके हैं एक्चुअली, जो एक चीज हम यहां देखना चाह रहे थे, आई थिंक इसको समझने में थोड़ी सी मुझसे भी एक मिस्टेक हुई है। वी हैव रीच्ड द एंड, जो लास्ट स्लाइड में मुझे लग रहा था और जिसको हमने पहले भी कहा और इसको लास्ट स्लाइड में हम इसको आपको रिपीट भी करते हैं। यू विल नॉट इंप्रूव अंटिल यू रीड, कीप प्रैक्टिसिंग, ये जरूरी है, एंड कीप इंप्रूविंग, यही एक तरीका है। लैंग्वेज जो है वो मैथमेटिकल नियमों से नहीं चलती, लैंग्वेज में जो है लैंग्वेज इज बोथ अ साइंस एज वेल एज एन आर्ट, तो प्रैक्टिस इसमें महत्वपूर्ण है। तो भाई माय लास्ट एडवाइस टू ऑल ऑफ यू इज कीप प्रैक्टिसिंग, कीप स्टडिंग एंड कीप इंप्रूविंग, एंड थैंक यू फॉर योर टाइम। आप जैसे कि हम